सावित्री जी की मृत्यु के बाद कल सारे कर्मकांड काज ठीक से संपन्न हो गए। नाते रिश्तेदार भी वापस जा चुके थे। इकलौती ननद भी अपने घर चली गई। अब घर में सिर्फ सावित्री जी के बड़े बेटे रमन का परिवार रह गया। छोटी बहू नंदा सुबह का खाना बनाकर बाहर निकल रही थी कि घर की बड़ी बहू उर्मी ने आकर आदेश दिया, नंदा आज दोपहर में हम लोग भी निकल जाएंगे। शाम के खाने के लिए पूरी भिंडी बना देना। 3 घंटे की दूरी पर घर की बड़ी बहू उर्मी पति के साथ रहती है। आराम से पहुंचकर वहां भी खाना बना सकती है, लेकिन नहीं, हमेशा की आदत है सब कुछ यहीं से बांध कर ले जाती है। बेमन से ही सही नंदा फिर रसोई में जाकर पूरी सब्जी बनाने लगी। सबको खाना खिलाकर जेठानी उर्मी भाभी का खाना पैक कर उन्हें विदा कर जब नंदा खाने बैठी तो शाम के 4 बज गए। ये कोई नई बात नहीं थी। जब भी उर्मी भाभी आती नंदा के काम बढ़ जाते। खुद तो सासू माँ के साथ गर्म फुलके खाती और उलाहना उसे देती, अरे नंदा कभी हमारे साथ भी खा लिया करो। ठीक है तुम्हें अकेले खाने की आदत है, पर मैं तो शुरू से माँ के साथ ही खाना खाती हूँ। भाई बड़े बुजुर्गों को भी साथ की जरूरत होती है। ये कहकर उर्मी भाभी एक तीर से 2 निशाने पर वार करती। सासू माँ बड़ी बहू की बातों से गदगद हो जाती। अक्सर नंदा को बोलती, बड़ी बहू से सीख, कैसे बड़ों का मान करते हैं। सासू माँ की बात सुन नंदा चुप रह जाती। कभी मन करता बोल ही दूं, अगर मैं भी बैठ गई खाने तो बनाएगा कौन। शादी के बाद नंदा जब ससुराल पहुंची तो बड़ी बहू उर्मी का बोलबाला था। उनकी सुंदरता और उजले रंग के आगे नंदा के तीखे नैन नक्श भी अनदेखे रह गए। कारण नंदा का दबा रंग। सासू माँ बड़ी बहू कहते ना आघाती। अपने रंग रूप से गर्वित बड़ी बहू नंदा के साधारण रंग रूप की अवहेलना देखती मन ही मन खुश होती। शादी के रीति रिवाज खत्म होते ही बड़ी बहू उर्मी अपना सामान बांधने लगी। शाम तक वे भी पति के साथ दूसरे शहर चली गई। 3 घंटे की दूरी पर रहते हुए भी बड़ी बहू ने सासू माँ या ससुराल के किसी भी सदस्य को वहां आने नहीं दिया। जब भी सासू माँ साथ जाने के लिए बोलती उर्मी कुछ न कुछ बहाना बना देती। उर्मी जब भी आती मीठा मीठा बोलकर, माँ इनको तो आपके हाथ के लड्डू और मठरी अच्छे लगते, कहकर सावित्री जी से सब बनवा कर ले जाती। रसोई में भी माँ आपकी बनाई सब्जी और पराठे की बात ही अलग है, तारीफ करके सावित्री जी को रसोई छोड़ने ही न देती। अचार पापड़ बड़ी और नाश्ते का सामान वह यहीं से बांध कर ले जाती। पैसे भी बचते और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सोच उर्मी मन ही मन हंसती। धीरे धीरे बड़ी बहू की होशियारी से सब वाकिफ होने लगे। ऐसे ही एक दिन छत से कपड़े लाती हुई सावित्री जी का सीढ़ियों से पैर फिसल गया और पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 2 महीने के लिए प्लास्टर बांध दिया। बड़ी बहू को सूचना भिजवा दी गई। उन्होंने फोन पर सासू माँ के लिए चिंता तो जताई, लेकिन आने में असमर्थता दिखाई। घर की स्थिति देख मायके गई नंदा को बुलवा लिया गया। घर आते ही नंदा ने सारे कार्यों को संभाल ली, साथ ही सास की सेवा में कोई कसर न छोड़ी। देर से ही सही सासू माँ को बड़ी बहू और छोटी बहू के व्यवहार का अंतर समझ में आने लगा। नंदा की सेवा से उनका कठोर हृदय पिघलने लगा। एक दिन जब दोपहर में नंदा उनके बाल संवार रही थी, नंदा तेरे गुण जल्दी दिखते नहीं, तू सुघड़ तो है ही लेकिन दिल की भी बहुत अच्छी है। बड़ी बहू को तुझसे सुघड़ता सीखनी चाहिए। नंदा अवाक रह गई। देर से ही सही लेकिन सासू माँ को बड़ी बहू का असली चेहरा दिखाई तो दिया। सासू माँ का प्लास्टर कट गया, वे पूरी तरह ठीक हो गई। तब एक दिन बड़ी बहू उर्मी घर आई। माँ मैं चाहते हुए भी आपके पास नहीं आ पाई। मेरा दिल तो यही था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की वजह से मैं आ ना पाई, आपको बुला भी ना पाई। क्यों नंदा, तूने माँ की सेवा ठीक से की भी है? बड़ी बहू नंदा ने मेरी जितनी सेवा की उतना तो बेटी नंदिता भी न कर पाती। बाकी लोगों को फुर्सत ही नहीं मिली। दूसरों की कमियों पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। सासू माँ पहली बार नंदा के लिए खड़ी हुई। माँ आप नंदा की तुलना मुझसे कर रही हैं? गुस्से से उर्मी बोली। नहीं, नंदा से किसी की तुलना हो ही नहीं सकती। तू घर की बड़ी बहू जरूर है, लेकिन बड़ी बहू से फर्ज तो छोटी बहू नंदा ही निभाती है। आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं? नहीं बड़ी बहू, मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा सच सामने ला रही हूँ।
उर्मी समझ गई उसका सच सामने आ गया। नाराज हो उर्मी वापस चली गई। साल गुजर गए लेकिन बड़ी बहू उर्मी ने किसी की सूध ना ली। माँ से मिलने रमन अकेला ही आता। कुछ दिनों से सावित्री जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बड़ी बहू उर्मी को सूचना दी गई लेकिन रमन अकेला आया। जिस दिन सावित्री जी की मृत्यु हुई उर्मी भागी भागी आई और आंगन में दहाड़े मारकर रोने लगी। यहाँ भी उर्मी बाजी मार ले गई क्योंकि नंदा को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। सबके खाने पीने रहने का प्रबंध तो उसे ही देखना था। रोने के लिए उसे फुर्सत कहाँ थी। सासू माँ सावित्री जी ने जब से नंदा के गुणों को जाना दोनों के बीच स्नेह सूत्र मजबूत हो गया था। पर दुनिया तो वही देखती है जो सामने दिखता है। नाते रिश्तेदार भी कानाफूसी करने लगे। बड़ी बहू तो इतना रो रही लेकिन छोटी बहू की आंखों में एक बूंद आंसू नहीं। 13वीं वाले दिन सब आंगन में पूजा पाठ में व्यस्त थे। नंदा कहीं दिखाई नहीं दी। नमन नंदा को ढूंढते माँ के कमरे में पहुंचा तो नंदा को माँ के बिस्तर पर बैठा पाया। नमन ने जैसे ही नंदा के कंधे पर हाथ रखा नंदा फूट कर रोने लगी। आज सासू माँ नहीं थी। नंदा के बचाव के लिए, उसके गुण दिखाने के लिए। नंदा, तुम्हारा खाना ठंडा हो गया, क्या सोच रही हो? नमन की आवाज सुन नंदा वर्तमान में लौट आई। सामने सावित्री जी की बड़ी सी तस्वीर भी नंदा को देख रही थी। मानो कह रही, तू मेरी लक्ष्मी बहू है, उदास मत हो। मैं जानती हूं ये घर सिर्फ तू ही संभाल सकती है। पदवी तेरी छोटी है लेकिन असली बड़ी बहू तू ही है।